Hello, this is Vibha. A very good morning to all of you. Students, today I am here with a new story of class 6th. Chapter number is 4th. The chapter name you can see on your screen, Unforgettable Writers. Here we will study about the few prominent writers. Those were very much famous in their life and after their life as well. Here these pictures on your screen of three prominent writers. The one is Sarojini Naidu, the second one is Shakespeare, and the third one is Munshi Premchandra. The three of them are very famous for their works, for their contribution in literature. इन्होंने बहुत सारी poems, बहुत सारे ऐसे वर्क्स लिखे हैं जिनको लोग आज भी पढ़ते हैं. ये लोग इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी लोग इन्हें इनके काम की वजह से जानते हैं. इन्होंने इतनी ज़्यादा इंस्पायरेशन रिंग स्टोरीज़ और नॉवेल्स, ड्रामास सब कुछ लिखे हैं जो लोग आज भी पढ़ते हैं. सो today we will discuss about two important writers in this chapter. The one is Ravindranath Tagore and the second one is William Wordsworth. So let's start. Want to ask you, can you recognize the people in the above picture? As I have told you the name of these three. The first one is Sarojini Naidu and the second one is William Shakespeare and the third one is Munshi Premchandra. After that, have you ever read any of their writings? So class, you can search with their names, their work on Google, and you can read it carefully at your own. Got it? So we will start the chapter. रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन. लेट्स रीड. तो फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर रीड करेंगे. यहाँ पर आपको क्लास साइड में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस इट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी? तो आपको ये वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ द टर्म्स, और बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस है? सो ही इज़ गिविंग यू द आंसर. एन ऑटोबायोग्राफी इज़ द स्टोरी अबाउट अ पर्सन बाय द सेम पर्सन. ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो ऑटोबायोग्राफी होती है वो स्टोरी होती है जो उसने खुद ने अपने बारे में लिखी होती है. और बायोग्राफी जो होती है, बायोग्राफी आपकी एक ऐसी स्टोरी थी. बायोग्राफी इज़ अ स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ बट it is written by someone else who has studies that person's life. It's written in chronological order. ठीक है, यहाँ पर वो कहते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी होती है, जैसे क्लास में आपको यहाँ बता दूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑटो. ऑटो इज़ यूज्ड फॉर सिंगल पर्सन. ठीक है, ऑटो आप अधिकतर अपने आप के लिए या फिर किसी सिंगल वन के लिए हम यूज़ करते हैं. वहीं हमारा जो बाया जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं दो लोगों की. तो यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो बायोग्राफी जो है वो दो लोगों के उसमें कनेक्ट हो जाते हैं. क्यों? एक जिसके बारे में स्टोरी लिखी गई है और दूसरा व्यक्ति जो उसके बारे में लिख रहा है. ठीक है, ऑटोबायोग्राफी में वो पर्सन भी वही खुद होता है और राइटर भी वो खुद ही होता है. अपने ही बारे में, अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं वो उसमें एज अ कलेक्शन, एज अ स्टोरी वो उसमें कंपाइल करते हैं. ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी अपनी आपकी खुद की लिखी हुई आत्मकथा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और बायोग्राफी होती है जीवनी, जो आप कोई व्यक्ति किसी दूसरे से इंस्पायर होकर उसकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को उसमें ऐड करके लिखता है. ठीक है, बायोग्राफी इज रिटन अबाउट अदर पीपल्स लाइफ, हाउ दे लिव, देयर बैकग्राउंड, द चैलेंजेस दे हैव फेस्ड, एक्सेट्रा. बायोग्राफी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नेरेटिव फीलिंग लाइक अ स्टोरी, वन इवेंट फॉलोज अनदर. ठीक है, इसमें कह रहे हैं वो बायोग्राफी, जैसे वो बता रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ के बारे में लिखा जाता है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, क्या उनकी बैकग्राउंड थी, क्या उन्होंने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. और एक इसको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखा जाता है. ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे. नाउ रीड द बायोग्राफी ऑफ फेमस राइटर्स. यहाँ पर अब हम नीचे किसी दो फेमस राइटर्स की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. ही इज़ अ फेमस बंगाली राइटर. ठीक है, ये इन्होंने बंगाली भाषा में लिखा है, उसके बाद ट्रांसलेट भी किया है, उसको इंग्लिश में भी किया गया है. ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पॉपुलरली नोन एंड कॉल्ड एज गुरुदेव. रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध रहे हैं और लोग उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं, गुरुदेव ज़्यादा कहकर उनको पुकारते थे। वॉज बॉर्न इन हिज एंसेस्ट्रल होम एट द जोरासंको इन कोलकाता ऑन 8 May 1861 to an illustrious family of thinker, reformer, social and cultural leaders। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, जिनका जन्म जोरासैंको कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? अपने एंसेस्ट्रल हाउस क्लास वो होता है जो उनके पैतृक, जिसको बोलते हैं इनहेरिटेड फ्रॉम अ रिलेटिव हु लिव्ड लॉन्ग टाइम अगो। यहाँ पर उनके पूर्वज, जैसे आप कहते हैं हमारे चाचा, दादा, नाना, इस टाइप के जो लोग होते हैं, उनसे जो हमें घर, जो प्लेस हमें मिला होता है, वो उसे एंसेस्ट्रल होम बोलते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जहाँ पर बहुत ही थिंकर, रिफॉर्मर, सोशल एंड कल्चरल लीडर एंड इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान तरीके के लोग थे। मतलब जैसे इनके दादाजी या नाना जी या इनके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादी दादा, लोग बहुत ही ज़्यादा विचारशील, रिफॉर्मर, सोशल चीज़ों में लगे रहने वाले, कल्चरल चीज़ों के में लीडर और बहुत ही बुद्धिमान लोगों की फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्र नाथ एंड मदर वॉज शारदा देवी। इनके फादर का नेम जो था देवेंद्र नाथ था और मदर का नाम शारदा देवी था। ही वॉज ब्रॉट अप इन अ बिग एफ्लुएंट जॉइंट फैमिली अलॉन्ग विद अदर चिल्ड्रन। इनका जो पालन पोषण हुआ था बहुत ही एफ्लुएंट मीन्स होता है रिच फैमिली, जो कि फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी फैमिली मानी जाती थी। ठीक है, रिच थे ये लोग। इसके बाद उन्होंने बोला रविंद्रनाथ वॉज रेज्ड मोस्टली बाय सर्वेंट्स। इनका जो लालन पालन था वो मोस्टली अधिकतर जो है इनके सर्वेंट्स ने, उनके यहाँ जो लोग लगे हुए थे उन्होंने किया था। हिज मदर हैड डाइड, क्योंकि उनकी जो मदर थी हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड एंड हिज फादर ट्रेवल्ड वाइडली। उनकी जो मदर थी वो बहुत छोटे थे, ये तभी एक्सपायर हो गई थी, और इनके फादर जो है वो बहुत दूर दूर ट्रेवलिंग करने के लिए निकल जाया करते थे। ठीक है, स्कूल एजुकेशन विद इन द 4 walls डिड नॉट अट्रैक्ट हिम। जो स्कूल एजुकेशन होती थी, ठीक है, 4 walls के अंदर, मतलब जैसे एक हमारा क्लासरूम होता है, हमारे स्कूल बिल्डिंग है, चारों तरफ से हम गिर गए और हम उस क्लास में बैठ गए, वो एजुकेशन ने शुरू से कभी भी बचपन से ही पसंद नहीं थी। ठीक, क्यों? रविंद्रनाथ वॉज अ ड्रीमर, क्योंकि ये स्वप्न की दुनिया में रहा करते थे। इनके मतलब अपने ही थिंकिंग, अपनी ही इमेजिनेशंस हुआ करती थी। ही लाइक द आउटसाइड वर्ल्ड, द ओपन स्काई ओवर हेड एंड द अर्थ अंडर द फीट। वाइल his classmates recite their lessons, he gazed out of the window। जिस समय इनको अपने सर के ऊपर खुला आसमान पसंद था, पैरों के नीचे ज़मीन, ठीक है, धरती, और जिस समय इनके क्लासमेट्स जो है, मतलब इनके क्लास के दूसरे बच्चे जो हैं वो लेसन्स को याद किया करते थे, पढ़ा करते थे, ये इनका मन जो है बिल्कुल क्लास में नहीं लगता था, ये बाहर खिड़की से बाहर देखा करते थे। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ही लव्स नेचर अ लॉट, ये नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इनको प्रकृति से बहुत लगाव था। ठीक है, he gazed out of the window, gazed fascinated with nature, क्योंकि ये अब किसकी तरफ आकर्षित होते थे? fascinated मीन्स क्लास होता है आकर्षित होना। ठीक है, ये नेचर को देखते थे, इनको बहुत लगाव लगता था, कितने what a beautiful flowers, trees, birds, like that। he lived in a world of fancy, ये हमेशा अपनी कल्पना की दुनिया में रहते थे। फैंटेसी मीन्स होता है अपनी ही सोच, अपनी ही इमेजिनेशन में। ही फाउंड नेचर सो फैक्सीनेटिंग दैट ही स्टेड अवे फ्रॉम द स्कूल। वो कहते हैं वो नेचर जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता था। ही स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, जिसकी वजह से वो दूर रहते थे, स्कूल से भी दूर रहने लगते। ऑफन वॉन्डरिंग बाय द रिवर, अक्सर वो कहाँ घूमा करते थे? नदी के किनारे घूमने चले जाया करते थे। ठीक, उसके बाद हिज लव ऑफ नेचर प्रॉम्प्टेड हिम टू राइट पोएम्स। इनका जो नेचर यहाँ पर है प्रकृति के लिए जो इनका प्रेम था वो प्रॉम्प्टेड मीन्स होता है क्लास मोटिवेटेड, वो इन्हें मोटिवेशन मिलता था वहाँ से। ये लिखा हुआ देखिए साइड में, मोटिवेशन मीन्स इनको वो प्रेरित करता था कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। फ्रॉम एन अर्ली एज, जब इनकी एज जिस समय बहुत कम थी, उस टाइम से ही इनको नेचर के प्रति जो इनका लगाव था उससे लिखने के लिए इनको इंस्पिरेशन मिलने लगी, प्रेरणा मिलने लगी कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 8, जब ये केवल 8 साल के थे तभी इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी। ठीक है, इसके बाद व्हेन ही वॉज वेरी यंग सम ऑफ हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड इन पीरियोडिकल। आपका यहाँ पर ये जो एक सेक्शन है, यहाँ पर पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। पीरियोडिकल्स जिसको हम बोलते हैं
जिसका मीनिंग होता है कि ये जो है द सम आर्टिकल्स और सम सेगमेंट्स विच पब्लिश्ड एट अ फिक्स्ड पीरियड इन द सेंस वीकली, आफ्टर 2 days 3 days और लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं या जो जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी चीज़ें हफ्ते में या महीने में एक बार आती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड आर्टिकल्स, ठीक है, पीरियडिकल्स। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर was educated at home by private teacher who taught him various subject। रविंद्रनाथ टैगोर की जो एजुकेशन हुई थी वो घर पर हुई थी, वो भी उनके प्राइवेट टीचर्स के द्वारा, यानी कि उनको मतलब स्कूल लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी, स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था, तो उनकी जो पढ़ाई थी वो घर पर ही स्टार्ट करा दी गई, ठीक है। हिज ब्रदर हेमेंद्र नाथ ट्यूटर्ड एंड लुक्ड आफ्टर हिज फिजिकल वेलफेयर, ही मेड हिम स्विम ऑफ गैंगीज, ट्रैक थ्रू हिल्स, encouraged him to do gymnastic and practice judo and wrestling। इनके जो बड़े भाई थे हेमेंद्र नाथ, वो भी इनको पढ़ाया करते थे, इनकी देखभाल करते थे कि इनको क्या खाना है, क्या पहनाना है, इनकी फिजिकल वेलफेयर के लिए वो इनको स्विमिंग सिखाते थे, गंगा जी के पास ले जाकर इनको स्विमिंग सिखाया करते थे, हिल्स पर ट्रैकिंग सिखाते थे, हिल्स पे कैसे चढ़ना है, वो सारी चीज़ें वो इनको सिखाया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर यह है इंकरेज्ड हिम टू डू जिम्नास्टिक्स एंड प्रैक्टिस जूडो एंड रेसलिंग, मतलब इन्होंने इनको फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिखाई थी इनके बड़े भाई ने। फ्रॉम हिज early childhood, Rabindranath was exposed to publication of a literary magazine, theatre and recital of both Bengali and Western classical music। वो कह रहे हैं ये अपनी बहुत ही अर्ली एज से ही इन्होंने पब्लिकेशन स्टार्ट कर दिया था, मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे, थिएटर्स के लिए लिखा करते थे, जहाँ पर बंगाली और वेस्टर्न क्लासिकल जहाँ पे म्यूज़िक होता था ये वहाँ भी जाया करते थे, ठीक है, क्योंकि ये बंगाल को से कोलकाता से थे तो ये बंगाली थे, तो ये उन कल्चर्स की मतलब दोनों ही कल्चर्स को, वेस्टर्न कल्चर को, क्लासिकल म्यूज़िक भी इन्हें पसंद था और बंगाल की जो मतलब जो रीजनल था वो म्यूज़िक वो भी इन्हें बहुत पसंद था। विच फीचर्ड एट द जोरासैंको टैगोर्स हाउस रेगुलरली, जो कि अक्सर इनके घर पे वो होता ही रहता है, क्योंकि बहुत रिच फैमिली थी, सभी लोग सोशल और इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, तो इनके घर पे आए दिन ये सारी चीज़ें होती रहती थी, ताकि म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सब उसमें ये पार्टिसिपेट करते रहते थे, ठीक। टैगोर डिसलाइक्स फॉर्मल एजुकेशन, टैगोर जो थे उन्हें शुरू से ही बुकिश लैंग्वेज जो है वो पसंद थी। फॉर्मल का मतलब यहाँ पर होता है जिसमें बुक है, स्कूल जा रहे हो आप, डेली स्कूल आ रहे हो, होमवर्क मिल रहा है, होमवर्क कर लो, इस तरीके की एजुकेशन इन्हें कभी पसंद नहीं थी। बट ही रीड बायोग्राफीज़, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड संस्कृत, इन्होंने लेकिन इसके बावजूद ये क्या पढ़ते थे, लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ते थे, जीवनियाँ पढ़ा करते थे, हिस्ट्री इतिहास के बारे में, एस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड द यूनिवर्स, जहाँ पर लोग प्लैनेट्स, स्टार और यूनिवर्स की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें इन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। और एंड में संस्कृत भी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो ये अपने आप से अपने खुद से पढ़ते थे ये चीज़ें। एट द टेंडर एज ऑफ 11, जब इनकी बहुत ही कम ही उम्र कहते हैं जिसको 11 ईयर्स के हुए, ही वॉज एबल टू डिस्कस विद हिज फादर, ये इतने ज़्यादा मतलब इनको पढ़ने का, उन चीज़ों को पढ़ने का इतना शौक था कि ये अपने फादर के साथ डिस्कशन करने लगे जैसे बड़े लोग करते हैं। बायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन, एडवर्ड गिब्सन, द हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, एंड वॉज एबल टू एग्जामिन द पोइट्री ऑफ कालिदास, मतलब क्योंकि संस्कृत भी पढ़ते थे तो इन्हें कालिदास जी जो हैं वो संस्कृत के बहुत अच्छे राइटर रहे हैं, तो ये उनकी पोइट्रीज़ के बारे में, हिस्ट्री पढ़ने का शौक था, तो हिस्ट्री में जो रोमन एम्पायर का पतन कैसे हुआ उसके बारे में, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन और एडवर्ड गिब्सन, उनके बारे में ये 11 ईयर्स की छोटी सी एज में ही अपने फादर के साथ बातचीत करते थे, जैसे बड़े लोग बातें करते हैं, ठीक है, डिस्कशन किया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर बिलीव दैट प्रॉपर टीचिंग इनकरेजेस क्रियोसिटी, क्योंकि रविंद्रनाथ का ये मानना था कि अगर आप प्रॉपर टीचिंग, अगर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमेशा आपको इंस्पायर करेगी, क्यूरियस रखेगी, आपको ये इनकरेजमेंट मिलता रहेगा ताकि आप नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। एट 17 टैगोर वॉज सेंट टू इंग्लैंड, जब 17 साल के ये हुए तो इनको इंग्लैंड भेजा गया फॉर हायर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई करने के लिए। बट देयर ऑल्सो द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन डिड नॉट सेटिस्फाई हिम, लेकिन वहाँ भी जब ये बड़े कॉलेज में गए वहाँ भी इनको वही बुकिश लैंग्वेज, बुकिश स्टडी मिली देखने को, वही ट्रेडिशनल
तरीका जो कि कॉलेज जाना, पढ़ा कर आ जाना, होमवर्क करना, असाइनमेंट्स करना, वहाँ भी इनका मन बहुत ज़्यादा नहीं लगा। ही रिटर्न विदाउट कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, ये वहाँ से भी इंग्लैंड से भी वापस आ गए अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना। ही वॉज इंटरेस्टेड इन टू मेन टॉपिक्स, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड हिज मदरलैंड। उनको केवल दो ही मेन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा लगाव था। वो क्या थे? एक तो ह्यूमन, मानव का जो रिलेशनशिप हम एक दूसरे से बनाते हैं, और दूसरा उनका देश, मातृभूमि। ठीक है। आफ्टर कमिंग बैक टू इंडिया ही मैरिड मृणालिनी देवी इन 1883। जब वो इंडिया वापस आए तो यहाँ पर आकर 1883 में इनकी मैरिज हुई। किससे? मृणालिनी देवी से। द वेट अ मिनट। The condition of the poor and illiterate peasants in India moved him. He realized they were deeply influenced by the foolish and unscientific beliefs. उन्होंने देखा द कंडीशन ऑफ पुअर एंड इलिटरेट, जो जहाँ वहाँ पर जो गरीब लोग थे, और इलिटरेट मीन्स जो लोग पढ़े नहीं थे, पीजेंट्स मीन्स होता है किसान, जो किसान थे इंडिया में, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। किससे? फूलिश, अपनी मूर्खता की वजह से, एंड अनसाइंटिफिक बिलीव्स, और ऐसे कुछ अंधविश्वासों की वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। कौन? जो लोग गरीब हैं या फिर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे किसान जो हैं वो लोग। ठीक है। मृणालिनी ही सैड वी हैव टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल फॉर द पुअर फार्मर्स। वो एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, मृणालिनी, हम लोगों को एक इनफॉर्मल स्कूल ओपन करना चाहिए गरीब लोगों के लिए, गरीब किसान जो हैं उनके लिए, और बोट्समैन के लिए, ये जो नाविक होते हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते हैं। दे नीड टू रिमूव देयर डीप रूटेड सुपरस्टिशन फ्रॉम देयर माइंड्स। उनको, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है? ताकि हम इनके माइंड से रिमूव कर सके, जो इनके दिमाग में बहुत कहीं गहराई तक ये जो सुपरस्टिशन मीन्स होता है क्लास अंधविश्वास, जैसे मानते हैं ना टोना टुटका, जादू, इन चीज़ों में जो लोग बिलीव करते हैं, वो कहते हैं कि हमें इनके दिमाग से ये चीज़ें निकालनी होंगी। ओके। वेयर डू यू वॉन्ट टू ओपन द स्कूल? आस्ट मृणालिनी, उनकी वाइफ ने, मृणालिनी ने पूछा उनसे कि आप कहाँ स्कूल खोलना चाहते हो? तो उन्होंने आंसर दिया, एट शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल। उन्होंने कहा एक जगह है शांति निकेतन बोलपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वेयर देयर वुड बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। बोले, और मैं वहाँ पर एक नई तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की वहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, बुकिश नहीं होगी, जो कि बुकिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है। खुद भी फॉर्मल एजुकेशन में बिलीव नहीं करते थे, और ये ऐसा ही एक स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पर केवल किताबी ज्ञान ना दिया जाए, जहाँ पर लोग और भी चीज़ों को सीखें। ठीक है। तो क्लास मैं यहीं पर इस वीडियो को पॉज करती हूँ। आप इसके नेक्स्ट पार्ट में जो बचा हुआ है, इसका पेंडिंग पार्ट है, उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट 2। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।